हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 14 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? इसमें पूछ रहा है जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1902 में, उसमें जो 2 भारतीय सदस्य थे वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी इसमें शामिल थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या को आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे आपके। देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। और इस आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। देखिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं। पहला तो बन रहा है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1902 में किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। इसमें जो 2 भारतीय थे उनका नाम क्या है? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। और विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव पर विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में आया था। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी पत्रिका थी? तो महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी मत लगाइए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर नटाल कांग्रेस के सचिव थे। नटाल कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। महात्मा गांधी जी की अन्य पत्रिकाओं की बात करें तो इंडियन ओपिनियन तो है ही है, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। सभी को पता है सबसे पहले भारत कौन आया था? तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की। उस समय इस स्थान का राजा जमोरिन था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो
तो 1498 में यह भारत आया था और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली और प्रथम यूरोपीय था। 1503 में काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। इसके बाद कन्नौर में 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। पहली फैक्ट्री कब बनाई थी? 1503 में। कहाँ पे? कोचीन में। दूसरी 1505 में। कहाँ पे? कन्नौर में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? इसमें से कौन सी घटना पहले हुई देखते हैं। इलाहाबाद की संधि, मैंने बताया था कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इसी के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्लासी का युद्ध जो है जून 1757 में हुआ था। जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना? ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, जून 1757 में। किसके बीच? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था। दूसरा आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और शाह आलम दुत्ती जो मुगल सम्राट था, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था की संयुक्त सेना के बीच यह युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। ये कई बार प्रश्न बना, तो ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी और ये बक्सर के युद्ध का परिणाम था ये। ठीक है, इसी के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीत से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस रीत से हुआ था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कुप्रशासन के कारण। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। इंपॉर्टेंट है, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? तो 1856 में। किस कारण से? कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। और अवध का नवाब कौन था उस समय? तो वाजिद अली शाह जो है अवध का नवाब था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले किसने अपनाया था हड़प नीति को? सतारा। आपका हो जाएगा 1848। ठीक है, सतारा का सबसे पहले विलय किया गया था हड़प नीति के तहत। ठीक है, 1848 में। जैतपुर एवं संभल का 1849 में, बघात का 1850 में, उदयपुर का 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। आप सतारा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हड़प नीति के द्वारा जो है किसका विलय किया गया था? तो सतारा का विलय किया गया था। इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किसके काल में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1904 में आया था। के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। ठीक है, कब आया था ये? 1904 में। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो पहला इसमें लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि इसमें शामिल थी। सही है ये। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी सही है। भारत के बाहर हुई युद्ध को लड़ने में
अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये गलत है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं इसके बारे में। औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों, जिसे होम चार्जेज कहा जाता है, से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले पेंशन और भत्ते आदि खर्च इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, ये सब खर्च जो है होम चार्जेज में सम्मिलित थे। भारत के बाहर हुई युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि ये होम चार्ज में यानी गृह शुल्क में शामिल नहीं था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जमींदारी प्रथा कहा जाता है, इसे किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। इसके अंतर्गत जमींदार अपने क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 1/11वां भाग अपने पास रखता था तथा शेष भाग यानी 10/11वां भाग कंपनी के पास जमा करता था। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, पूछा गया है ये। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था, यानी जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था अस्थायी बंदोबस्त? 19% क्षेत्र पर लागू था। ये भी पूछा गया प्रश्न है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी, ये भी पूछा गया है। तो सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1900 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य कृषि से गैर कृषि वर्ग को भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाना था, जो साहूकारों को हतोत्साहित करेगा। अधिनियम ने शहरी पेशेवरों और व्यापारियों को किसानों के साथ किसी भी तरह के भूमि लेन देन में प्रवेश करने से रोक लगा दिया था। इस विधेयक का भारतीय नेताओं और प्रेस ने विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1899 के लखनऊ अधिवेशन में इस अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव भी पारित किया था। ध्यान रखिएगा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आया था? तो 1900 ईस्वी में यह आया था। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ऑप्शन बी SN सेन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार डॉक्टर SN सेन थे। RC मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। पहले किसको दिया गया था? तो RC मजूमदार को दिया गया था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। तथा स्वतंत्र रूप से द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोलियन ऑफ 1857, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1957 में प्रकाशित किया था। किसने? RC मजूमदार ने प्रकाशित किया था इसको 1957 में। ठीक है, RC मजूमदार ने के इनकार करने के बाद भारत सरकार ने SN सेन को नियुक्त किया। उन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1857 ये किसने लिखा है? तो SN सेन ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, BSc TR 3 में इससे संबंधित प्रश्न बना था। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो नाना साहब ने कहा था। ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका एनसीईआरटी कटिंग मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने खुद को क्या घोषित किया था? पेशवा घोषित किया था। और मुगल बादशाह का यानी उस समय कौन था? बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर का इन्होंने क्या घोषित किया था अपने आप को? तो गवर्नर घोषित किया था अपने आप को। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न था। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो कहां पे किया था? तो सिंगापुर में किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की। इसे आजाद हिंद या आजाद भारत भी कहा जाता था। यह इंपीरियल जापान से वित्तीय, राजनीतिक और सैन्य समर्थन के साथ स्थापित किया गया था। ठीक है, किसने किया था इसकी स्थापना? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे? सिंगापुर में। कब? 21 अक्टूबर 1943 में। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 में ये भी प्रश्न बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 10 से बना था। देखिए यहाँ पे दिया है, न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। ठीक, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में हुआ था। और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। भारतीय वन अधिनियम आपका 1865 में आया था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी, इसे हंटर कमेटी कहा गया, में किस भारतीय को स्थान मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 के 6 to 8 में प्रश्न बना था। तो इसमें कौन कौन शामिल थे हंटर कमेटी में? भारतीय तो पंडित जगत नारायण शामिल थे, सुल्तान अहमद भी, और सर चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ भी शामिल थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। देखते हैं इसके बारे में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था। घटना के 6 महीने के बाद 14 अक्टूबर 1913 को ब्रिटिश सरकार ने विकार जांच समिति के गठन की घोषणा की, लेकिन इसका गठन 19 नवंबर को हुआ और इसने काम करना शुरू कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस समिति को इसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर व्यापक रूप से हंटर आयोग के नाम से जाना जाता था। आयोग ने 26 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग के अधिकांश सदस्यों ने सर्वसम्मति से जनरल डायर के कार्यों की निंदा की थी। हंटर समिति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे?
तो इसमें जो है 3 भारतीय सदस्य थे, ठीक है। सरदार सुल्तान अहमद खान, पंडित जगत नारायण और सर चिमनलाल शीतलवाड़, इसमें जो है 3 भारतीय थे, इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीयों के हाथ में था? तो जो है सूती कपड़ा उद्योग, ठीक है, उसमें भारतीयों के हाथ में था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सूती कपड़ा उसमें प्रसिद्ध था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह के लिए सही भौगोलिक स्थिति क्या थी? रामोसी विद्रोह गुजरा कहाँ पे हुआ था? तो पश्चिमी घाट में होती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जात के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? तो सरदार चित्तर सिंह थे। रामोसी ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण उन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। अगला, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। उसके बाद 16 नवंबर 1905 को कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह का प्रश्न बीपीएससी पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? इसमें पूछ रहा है, जो कॉलेज दिए हैं इसमें किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी कलकत्ता में। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने इसकी स्थापना 1817 में कोलकाता में। प्रश्नानुसार अन्य कॉलेज की बात करें, मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। कहाँ पे? अजमेर में हुई थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी, अलीगढ़ में। तथा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1824 में, ठीक है। तथा दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1824 में हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 3 में पूछा गया था ये। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने वर्ष 1556 में। ऑप्शन सी, भारत में पहला प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, शारदा मणि कौन थी? यह भी पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा। शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के क्या थे? गुरु थे। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था, ठीक है। ये 5 वर्ष की थी और इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से हुआ था 1859 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक श्रृंखला के निर्माण और जलाशयों में पानी को प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? जल संचयन के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? कौन सा हड़प्पा स्थल? तो धौलावीरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धौलावीरा जो है आपका जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा कहाँ पे है वर्तमान में? तो गुजरात में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है।
अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, सही है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये भी सही है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था? बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान किसके शासनकाल में बढ़ गया था? ऑप्शन सी, कनिष्क के समय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 72वीं ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, किसके समय में? तो कनिष्क के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और इसी बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म दो उसमें भागों में विभाजित हो गया था, दो संप्रदायों में, एक हीनयान और महायान में यह विभाजित हो गया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे, और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और बिंदुसार के पिता थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, सभी को पता होगा। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक द्रवित हो गया, और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को जो है ने अपना स्थान ले लिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज के अनुसार जो भारतीय समाज था कितने भागों में विभक्त था? तो 7। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और मेगास्थनीज जो है किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और इसकी पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका। नेक्स्ट, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिनार कहा जाता था। और गुप्त वंश की बात करें, इसकी स्थापना श्री गुप्त ने किया था। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में यह स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिकों से संबंधित है? ऋग्वैदिक काल में पढ़ी किसे कहा जाता था? तो व्यापारी को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यापारी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो वंशानुक्रम और भिन्नता से संबंधित है आनुवंशिकी कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा गया है। ये मेंडल ने मटर के
पौधों के साथ अपने प्रयोग किए, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? अनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक रोग, इसमें कौन सा है? तो वारांता भी आपका जेनेटिक है, हीमोफीलिया ये भी आपका जेनेटिक है, टर्नर सिंड्रोम ये भी जेनेटिक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कुछ अनुवांशिक रोग की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया, वारांता, हीमोफीलिया, क्लाइन, टर्नर सिंड्रोम, थैलेसीमिया, ये सब क्या है? तो अनुवांशिक रोग हैं, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो लाल व हरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्णांधता 3 प्रकार का होता है, एक होता है आपका लाल और हरा वर्णांधता, और दूसरा है नीला पीला, और तीसरा आपका पूर्ण वर्णांधता। पूर्ण में क्या होता है? तो इस विकार वाले लोगों को मोनोक्रोमेट्स कहा जाता है, इन्हें केवल काले, सफेद और भूरे रंग ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो टीबी के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। बीसीजी वैक्सीन मुख्य रूप से तपेदिक, जिसे टीबी कहा जाता है, के उपचार हेतु इस्तेमाल किए जाने वाला टीका है। इसका नाम इसके आविष्कारों अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुइरिन के नाम पर रखा गया है। बीसीजी के टीके मतलब टीबी के टीके की खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुइरिन ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। देखिए, टीबी किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया की खोज इन्होंने किया था, रॉबर्ट कोच ने, और टीके की खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुइरिन ने की थी। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। परमाणु संलयन तब होता है जब 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर यह निर्भर करता है। देखिए, बैगनी का क्या होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है क्या होता है? कम, प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। देखिए, बैगनी और नीला प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है, सबसे अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। और लाल रंग होता है जो, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है, और इसलिए जो है सबसे कम प्रकीर्णित होता है लाल रंग। इसलिए हम अक्सर खतरों के संकेतों के लिए लाल बत्ती का उपयोग करते हैं, क्योंकि वह वातावरण में सबसे कम बिखरता है, उसे दूर से देखा जा सकता है। ठीक है, लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का उपयोग, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो वाहन के हेडलाइट होते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गाड़ियों के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के सामने आने वाली सड़क को देखने के लिए हेडलाइट को एक बड़े क्षेत्र को कवर करना होता है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को प्रसार करता है। अगला, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए, अभी हमने पढ़ा जो हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग? अवतल दर्पण। लेकिन जो साइड मिरर होता है साइड में, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न बना है। नेक्स्ट, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े होते हैं? जो फ्यूज तार होते हैं किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार एक सुरक्षात्मक उपकरण होता है जो विद्युत की निश्चित आपूर्ति से अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने पर स्वयं पिघलकर परिपथ को खोल देता है तथा इस प्रकार उपकरण को होने वाली क्षति से इसी जो है ये क्या करता है, रक्षा करता है। और इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो फ्यूज तार होता है ये टिन और लेड यानी सीसा की मिश्र धातु से बना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न था ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में विखंडन अपक्रिया के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मंदक की आवश्यकता होती है। ग्रेफाइट और भारी जल दोनों ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला है, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। इंपॉर्टेंट है, उगते समय देखा होगा आपने और डूबते समय देखा होगा कि जो है सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो है लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इस वजह से। अभी मैंने बताया था पीछे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उगते और डूबते सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जब तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो क्या होगा, क्या और प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए प्रकीर्णन कम होता है। और नीले का क्या होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और नीले के लिए जो इसलिए ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। इसी कारण प्रकीर्णन के समय नील रंग सबसे अधिक बिखरता है और लाल रंग जो है सबसे कम बिखरता है। केवल लाल रंग जो कम से कम प्रकीर्णित होता है हमारी आंखों तक पहुंचता है और सूर्य से आता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कौन सा तत्व या आयन कम मात्रा में आवश्यक है लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर दांतों में खराबी आती है। कह स्वस्थ दांतों के लिए विकास के लिए किसकी जरूरत होती है, कम मात्रा में, लेकिन अगर हम ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं तो उसमें दांतों जो है उससे जो है दांतों में खराबी आ जाती है। तो आपका हो जाएगा फ्लोराइड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोराइड एक खनिज है जो स्वस्थ दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। यह दांतों के इनेमल को बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एसिड के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाकर दांतों की सड़न को रोकने में मदद करता है। हालांकि यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो फ्लोराइड डेंटल फ्लोरोसिस नामक स्थिति का कारण बन सकता है जिससे दांत खराब हो जाते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मांसपेशियों में संकुचन के लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है, मांसपेशियों में संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम शरीर में उपस्थित अन्य प्रोटीनों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। कैल्शियम के साथ परस्पर क्रिया करने पर शरीर की पेशियां संकुचित हो जाती हैं। जब मैग्नीशियम शरीर के साथ परस्पर क्रिया करता है तो पेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा नहीं है। कृत्रिम स्वीटनर कौन सा नहीं है, नहीं पूछा इसमें, तो सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है क्या होता है, प्राकृतिक होता है। बाकी साकारीन, स्पार्टिम ये पूछा गया है, स्पार्टिम ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। जो सुक्रोज होता है ये प्राकृतिक होता है, इससे गन्ने वगैरह से प्राप्त होता है, ये चुकंदर वगैरह से। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो समृद्ध हैं। तो जिसमें आपका सोडियम ज़्यादा हो उनसे बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके जो है बीपी हाई रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। मानव शरीर का 96% परमाणु 4 महत्वपूर्ण तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व कौन से तत्व, कैल्शियम हड्डियों के लिए, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम आदि ये भी हैं होते हैं। ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। इसमें जो है
कुल वजन का 65% होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है ये कुल वजन का 65%। कार्बन की बात करें, मानव शरीर में पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, इसमें कुल वजन का 18.5% होता है। हाइड्रोजन में मानव शरीर के कुल वजन का कितना होता है, तो 9.5% होता है। इसको ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद आपका हाइड्रोजन हो गया। देखिए यहाँ पे दिया है, ऑक्सीजन आपका 65%, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5, कहीं कहीं आपको 10 देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5, फास्फोरस 1 और पोटेशियम 0.4, सोडियम, उसके बाद क्लोरीन, मैग्नीशियम और सल्फर। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम एथेनॉल में ग्लूकोज के रूपांतरण को प्रेरित कर सकता है? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, कौन सा एंजाइम एथेनॉल में ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाइमेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइमेज एक जटिल एंजाइम जटिल है जो शर्करा के किण्वन को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में उत्प्रेरित करता है। देखिए शर्करा यानी आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जाइमेज, तो ये आपका क्या हो गया, एथेनॉल, और किसमें और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, किस रसायन के संचय से वृक्क में पथरी होती है? करेक्ट, किस रसायन के संचय से यानी इकट्ठा होने से वृक्क यानी किडनी में पथरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सिलेट की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क की पथरी यानी किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है। वृक्क की पथरी क्रिस्टलीय खनिज पदार्थ है। मूत्र में मौजूद रासायनिक यूरिक अम्ल, फास्फोरस, कैल्शियम, ऑक्जेलिक अम्ल मिलकर पथरी बनाते हैं। वृक्क की पथरी होने पर निचले पेट में दर्द होता है, बार बार मूत्र करने की इच्छा होती है और मूत्र की गंध से मूत्र का रंग क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम में। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता का केंद्र सेरिब्रम होता है, या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। स्मरण क्षमता का केंद्र होने के साथ साथ ऐच्छिक क्रियाओं का भी यह नियंत्रण करता है। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य में यह अत्यधिक बड़ा होता है। संपूर्ण मस्तिष्क का कितना होता है? तो 80% भाग होता है आपका सेरिब्रम। नेक्स्ट, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जो है प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? तो 45 ग्राम प्रोटीन जरूरत होती है एक दिन में महिलाओं को। देखिए सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम होती है। वसा कितना चाहिए होता है? 20 ग्राम चाहिए होता है। कैल्शियम कितना चाहिए होता है? 400 मिलीग्राम चाहिए होता है। एवं आयरन कितना चाहिए होता है? तो 30 मिलीग्राम चाहिए होता है ये सामान्य महिला को। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया प्रश्न है ये। अला, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? सभी को पता होगा, पालक में आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन होता है। आयरन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? मछली, राजमा, अंडे, हरी सब्जियां, सोयाबीन, फलियां, मांस, जिगर, ये सब आपका आयरन के स्रोत हैं। आयरन का महत्व क्या होता है? तो यह शरीर में हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। प्रभाव क्या होता है? तो आयरन की कमी हो जाने पर अरक्तता यानी जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, अनीमिया हो जाता है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है यानी कमजोर हो जाता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। जो आपका डीपीएसपी है, करा डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में भारतीय संविधान के भाग 4 होगा, ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से 51 में इसका उल्लेख है। और कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी? तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है।
भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार प्रश्न बना है ये। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अंतर्गत नीति निषेध तत्वों को समाजवादी तत्व, गांधीवादी तत्व एवं उदारवादी तत्व में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निषेध सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ये भी आपका क्या है, डीपीएसपी है। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, जो किसमें है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो ऑप्शन सी समता का अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक क्या है, मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 14 से लेकर 18 में इसका उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 15 इसी में आता है। ठीक है, समता के अधिकार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पूछ रहा कौन सा सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ये सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में मूल अधिकारों की बात की गई तथा मूल अधिकारों की व्यापक रूपरेखा को कराची अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था मूल अधिकार का, उसके बाद इस जो है इसको जो व्यापक रूप से जो है किस में प्रस्तुत किया गया था, तो कराची अधिवेशन में 1931 में जो हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इंपॉर्टेंट है ये। अगला, मौलिक अधिकार क्या है, जो मौलिक अधिकार पूछ रहा है क्या है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाद्य योग्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं। सभी को पता होगा आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करता है, तो हाई कोर्ट रिट जारी करता है अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। इसको ध्यान रखिएगा। और जो डीपीएसपी होता है ये वाद्य योग्य नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, कह रहा भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र यानी स्वतंत्रता किसमें निहित है, तो ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ, देखते हैं इसे। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 19 में आपका वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। नेक्स्ट, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, कह रहा अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित है, बिल्कुल सही है। ये प्रजातांत्रिक होते हैं, ये भी सही है, और ये लोक कल्याणकारी होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये आपका 2026 तक रहेगा ऐसे ही। ऑप्शन बी, संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी। अगला, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कह रहा लोकसभा को
उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही भंग कर सकता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अगला, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? यानी किस राज्य की लोकसभा और राज्यसभा सीटें सर्वाधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा की सीट कितनी है? तो 80 है, और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 31 है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कि बिहार की कितनी है लोकसभा और राज्यसभा सीट, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल। कहला लोकसभा का कार्यकाल, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 83(2) की परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपातकाल उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? करा यदि पंचायत जो है भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होना चाहिए? तो 6 माह के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, सभी को पता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है एक ग्रामीण अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और संविधान में संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और एक ग्रामीण अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 243 अंगा 3 ख यानी 243(3) के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यह कहाँ शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। यानी पहली पंचायत कौन सी थी? तो आपका नागौर, राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ये भी डीपीएसपी का भाग है। ठीक है, अनुच्छेद 40 इसमें आपका राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 40 में वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, ये भी पूछा गया प्रश्न है। इनकी सिफारिश के आधार पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। पहली पंचायत थी आपका नागौर। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया और ये क्या है? दूसरा राज्य बन गया था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? दल बदल विरोधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ वर्ष बाद इस कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 2003 में 51वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट है, मतदाता की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था।
यह अधिनियम 28 मार्च 1989 से लागू हुआ था। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें पहला है, प्राकृतिक उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों से अधिक है। नहीं, गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक है, बिल्कुल सही है। उत्पादक जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? करा किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है। और सबसे कम जनसंख्या पूछा जाए किसका है? तो सिक्किम राज्य की जो है सबसे कम जनसंख्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार का कौन सा स्थान है जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट, 2011 जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, सबसे कम किसका जनसंख्या घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम है। ठीक है, 17 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी पूछ रहा है और सबसे पश्चिमी पूछ रहा है, यानी कि प्रश्न में पहले पूर्वी पूछ रहा है। तो पहले पूर्व में कौन आता है? तो पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कौन सा? आपका गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, TRE 2 में ऐसा प्रश्न बना था। अला, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? करा कौन सा कथन सही है? पहला, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल कह रहा है भूटान तथा नेपाल के साथ, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसमें सही है, तीनों सही हैं ये। अगला, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा है, किसका उदाहरण है? तो ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत पाक सीमा कौन सी है? तो आपका रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को किया गया था। चूंकि यह रेखा किसी अन्य पक्ष यानी ब्रिटेन के द्वारा निर्धारित किया गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। नदी, पर्वत, झील आदि द्वारा निर्धारित सीमा को क्या कहते हैं? तो इसे हम प्राकृतिक सीमा कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? तो रेडक्लिफ सीमा रेखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच मध्यमान समय में कितना अंतर पाया जाता है? सभी को पता होगा, ये कई बार देखिए कितने सारे एग्जाम में प्रश्न बना है ये। तो 5.5 घंटे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर प्लस होगा यहाँ पे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपका क्या है? तो भारतीय मानक समय रेखा है। और जो आपका ग्रीनविच रेखा यानी GMT है, वो क्या है? आपका 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, करार। और इन दोनों के बीच कितना अंतर हुआ? तो अंतर हो गया आपका 82.5 डिग्री का। तो ये आपका कितना हो गया? 5.5 घंटे के या बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 5.5 घंटे जो है आगे है। ठीक है, इसलिए प्लस लगा था। नेक्स्ट, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? कराए, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति इसमें से कौन सी है? तो ऑप्शन ए, जीवमंडल रिजर्व, यानी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वही। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। बाकी कुल्लू घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में है। चुंबी घाटी ये सिक्किम है, ये भी अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर ये आपका अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पे आपका ध्यान रखिएगा तिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू पर, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए कौन सा क्या आवश्यक है? तो मध्यम ताप की आवश्यकता होती है और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गेहूं कैसी फसल है? तो रबी की फसल है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? मैंने बताया था पर्णपाती पाए जाते हैं, लेकिन पर्णपाती में कौन से? तो उपोष्ण शुष्क पर्णपाती सर्वाधिक पाए जाते हैं भारत में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जात नहीं है? कौन सा जो है हिमालयी वनस्पति नहीं है? तो आपका महोगनी नहीं है। ऑप्शन इसका राइट आंसर। कई बार मैंने बताया इसके बारे में। महोगनी क्या है? तो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये। महोगनी अब हो गया, रोजवुड हो गया, आबनूस हो गया, तो ये आप क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। अगला, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? डेजर्ट साइक्लोन तो भारत और यूएई के बीच यह होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेजर्ट साइक्लोन। इसका आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास, वही प्रश्न है, डेजर्ट साइक्लोन आपका कहाँ पे? तो आपका संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी। अगला, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में ने किया है? राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन आपका किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। ऑप्शन सी। अगला, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? बीच गेम्स का उद्घाटन आपका घोघला बीच में किया है और ये कहां पे है? तो दीव में है ये, ठीक है, दीव में। नेक्स्ट, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो चिल्का झील पर आयोजित किया गया। और चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट, चदुम्बी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो चदुम्बी महोत्सव जो है असम में मनाया जाता है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा इसकी अध्यक्षता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे। ये क्या है, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यूएई के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, इसके पहले तंजानिया में। अगला, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी पूछ रहा है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन पूछा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किससे मिला है? तो इंदौर और सूरत को मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो शेख हसीना ने। ठीक है, चौथी बार बनी है। अगला, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। अगला, बिहार के बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण वर्णन है तो किसमें मिलता है? तबकात ए नासरी में मिलता है इसका वर्णन। और तबकात ए नासरी की रचना किसने किया है? तो मिनहाज ए सिराज ने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? तो आपका मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस अप्रैल से जुलाई 1937 के दौरान बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री, वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कहा जाता है, के रूप में इन्होंने सेवा की थी। 1937 में मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी के प्रतीक के रूप में चुना गया था इन्हें, जो बिहार के दूसरे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और बाद में इसका जो है विलय मुस्लिम लीग में हो गया था। इन्होंने 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। अगला, बिहार के एक नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी आकर्षक वकालत पेशे को छोड़ दिया था, किसने छोड़ा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? इंपॉर्टेंट है ये। तो बिहार का पहला रामसर है आपका कांवर झील, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांवर झील जो है आपका किस जिले में है? तो बेगूसराय जिले में। इंपॉर्टेंट है ये। और ये एशिया के सबसे बड़ी क्या है? गोखुर झील है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी गोखुर झील है जो गंडक नदी के मुड़ने से यह बनी है। नवंबर 2020 में जो है इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों में संभाव साधन और संभावनाएं हैं? बिहार में किस प्रकार के उद्योग की संभावनाएं हैं? तो संभावना किसकी है? तो कृषि आधारित उद्योग की संभावना बिहार में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।